हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी सीरीज का 27वां चैप्टर है, बायो का ये 11वां चैप्टर है। इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज है हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे, तो इस सीरीज का हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में 220 सवाल करेंगे। 220 सवाल इस पूरे चैप्टर में होंगे। हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है किंगडम फंजाई। इस पार्ट 4 के बाद हम लोग पार्ट 5 में किंगडम फंजाई के ऊपर, कवक जगत के ऊपर सवालों को देखेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1, 2 और 3 देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ई बुक स्टोर है जहां पर आप सामान्य ज्ञान के, सामान्य विज्ञान के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ बाई कर सकते हो। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी एमसीक्यूज करवाए हैं 25वें चैप्टर तक, 25 चैप्टर तक, वो सारे ही पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। आप उसको बाई कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको अपने ब्राउजर में सर्च मारो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमारा यूनिट चल रहा है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा ये चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 देखा जिसमें कि किस वैज्ञानिक ने कौन से वर्गीकरण दिया उसके बारे में जाना। पार्ट 2 में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा के ऊपर सवाल देखा जिसमें कि आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के ऊपर सवालों को देखा। किंगडम 3 में भी किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर सवाल देखेंगे और ये हमारा पार्ट 4 है। आगे बढ़ने से पहले इस स्लाइड में जो दिखाया गया है आप देख रहे हो, ये बताओ कि ये क्या हमें बताता है। यहां लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मतलब हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी देखा था। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जीवों के बीच। जो भी जीव है, जो भी जीव जंतुएं हैं, उन सब के बीच विकास के नज़रिए से क्या रिलेशन है, एक दूसरे से वो कैसे संबंध रखते हैं। तो आज का जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तो ये जो हमारा किंगडम है, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये हमें ये बताता है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे मोनेरा से ही आए हैं। यानी सबका पूर्वज आप बोल सकते हो कि मोनेरा है, यानी कि बैक्टीरिया है। धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुए वो, तब जाकर के बने प्रोटिस्टा। फिर प्रोटिस्टा से ही फंजाई आए हैं और प्रोटिस्टा से ही प्लांट्स आए हैं, प्रोटिस्टा से ही एनिमल्स आए हैं। यानी आप इसको सिंपली ऐसे ध्यान में रखो, ऐसे समझ सकते हो, फंजाई के भी पूर्वज प्रोटिस्टा, प्लांट्स के भी पूर्वज प्रोटिस्टा और एनिमल्स के भी पूर्वज प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा के पूर्वज मोनेरा। यानी कि हर जीव जंतु जो है वो सब बैक्टीरिया से ही आए हैं। तो ये आप ध्यान में रखो कि जो फंजाई है वो भी प्रोटिस्टा से आए हैं, प्लांट्स भी प्रोटिस्टा से आए हैं, एनिमल्स भी प्रोटिस्टा से ही आए हैं। आए का मतलब कि धीरे धीरे प्रोटिस्टा में इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के ये सारे फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आए। और जब मोनेरा में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तब जाकर के प्रोटिस्टा आए थे। मोनेरा के अंदर हम लोगों ने देखा कि जितने भी जीव हैं, यानी कि सारे जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है, इसमें भी यूनिसेलुलर, इसमें भी यूनिसेलुलर। लेकिन यहाँ थे प्रोकैरियोट, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे और यहाँ हो जाएंगे कैरियोट्स। माफ कीजिएगा, यूकैरियोट्स। मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर, इसमें भी यूनिसेलुलर, लेकिन मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स और यहाँ यूकैरियोट्स। मोनेरा प्रोकैरियोट्स इसलिए कि आपने देखा था इसके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियस में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन है, और ना ही बाकी सारे ऑर्गेनल्स आपने देखा था जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ नहीं था। जैसे ही हम प्रोटिस्टा के बाद आएंगे, प्रोटिस्टा से ये यूकैरियोट्स हो जाते हैं, यानी कि फंजाई भी यूकैरियोट्स, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स और एनिमल्स भी यूकैरियोट्स और प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स। सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कहने का मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होते हैं। बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये सारे ही पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा से ये सारे ही पाए जाते हैं जीवों में।
तो ये जो हमारा जगत है प्रोटिस्टा, इसके बारे में आपने जाना कि प्रोटिस्टा से फंजाई आए हैं, प्लांट्स आए हैं और एनिमल्स आए हैं। यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होंगे उनमें कुछ ऐसे होंगे जो फंजाई के साथ मेल खाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट्स के साथ ज़्यादा मेल खाते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल्स के साथ ज़्यादा मेल खाते होंगे। एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, आप जानते हो। तो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें सेल वॉल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो फंजाई की तरह होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो प्लांट्स की तरह होंगे। यानी कि कैरेक्टर्स ज़्यादा शेयर करेंगे इन सब के साथ। तो प्रोटिस्टा के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव आते हैं उनमें सामान्य लक्षणों को देखते हैं कि क्या सब होता है। यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है, ये हम लोगों ने तो अभी देखा। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे होंगे जो फंजाई से रिजेंबल करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल्स के साथ रिजेंबल करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट्स के साथ रिजेंबल करेंगे। तो इनमें क्या है कि सेल वॉल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मान लो जो एनिमल के साथ ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं उनमें सेल वॉल नहीं होंगे। तो सेल वॉल की बात करें तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोनाडा के अंदर याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, अनुवांशिक पुनर्योजन, यानी कि सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। ना तो गैमीट बनेगा, ना ही जाइगोट बनेगा, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना तो युग्मक युग्मनज निषेचन, कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर सब होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये एसेक्सुअल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यूग्लेना के बारे में सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जो यूग्लेना प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल अलैंगिक होता है, केवल एसेक्सुअल होता है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेटिक होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट्स के साथ रिजेंबल करेंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेटिक होंगे। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स भी होंगे, जो फंजाई के साथ रिजेंबल करेगा, जो एनिमल के साथ रिजेंबल करेगा, सारे हेटेरोट्रॉप्स होंगे। इसमें हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आप जानते हो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। इनमें जो मेंबर्स होंगे उनमें सीलिया और फ्लैजला ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सीलिया और फ्लैजला ये दोनों ही चलने में हेल्प करते हैं जीवों को। ट्रू न्यूक्लियस मैंने आपसे कहा, ट्रू न्यूक्लियस है। जब ट्रू न्यूक्लियस कहा तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होनी ही है। उसके बाद मैंने बाकी जो ऑर्गेनेल्स कहा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो प्लांट्स के साथ ज़्यादा रिजेंबल करेंगे उनमें क्लोरोफिल होगा। तो ये सारे कुछ सामान्य लक्षण हो गए किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा के जीव, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रोटिस्ट। जब हम प्रोटिस्ट बोलेंगे तो हमारा मतलब होगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव आते हैं, जो सदस्य आते हैं वो। प्रोटिस्टा जगत किसने दिया, किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था, अंश ठीक कर लें। तो बी हमारा राइट आंसर। प्रोटिस्टा जगत में शामिल है। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से इनमें से इंक्लूड्स हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। ये तो हो जाएगा मोनिडा के बारे में। यूनिसेलुलर होते हैं ठीक है, और यूकैरियोटिक भी होते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। मल्टी सेलुलर तो होते ही नहीं है। सभी एक कोश के यूकैरियोटिक जीव डैश जगत के अंतर्गत रखा गया है। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक वो किंगडम मोनिडा में आते हैं। निम्न में से कौन प्रोटिस्टा जगत का अभिलक्षण नहीं है, नहीं है पूछा है, कौन नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं, यानी कि जो प्रोटिस्ट हैं, वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, जल में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं जो नमी वाले स्थानों में भी रहते हैं, तो अधिकतर जलीय होते हैं, और कुछ मॉइस्ट वाले जगह पे होते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। अधिकतर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इसमें होते हैं, यानी कि वास्तविक न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और वास्तविक न्यूक्लियस होने का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होनी ही है। इसीलिए यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ के अंदर एक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य मैंने आपसे कहा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कुछ में कोशिका भित्ति हो सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है, तो सेल वॉल्ड हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। तो सी हमारा राइट आंसर। अब देखो प्रोटिस्टा
जगत के अंदर जो भी सदस्य है यानी कि जो भी प्रोटिस्ट्स हैं उनको 5 ग्रुप्स के अंदर डाला गया है। ये 5 ग्रुप्स हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इन सब को हिंदी में यही बोलेंगे। हिंदी में भी हम लोग क्राइसोफाइट्स ही लिखेंगे, डाइनोफ्लैजलेट ही लिखेंगे, यूग्लेनॉइड ही लिखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स लिखेंगे और प्रोटोजोन्स लिखेंगे। तो ये 5 ग्रुप्स हैं। अब इन 5 ग्रुप्स के अंदर अलग अलग सदस्य आएंगे। तो ये 5 ग्रुप्स आप ध्यान में रखो, आपको विकल्प में हो सके एग्जाम्पल ना दे करके इसका डायरेक्ट आपको ग्रुप का नाम दिया जा सके। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं। देखो बहुत सारे सदस्य होंगे, इनमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बहुत सारे जीव आएंगे इसके अंदर, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं जानना है। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बस उसी के बारे में पढ़ना है और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर हम लोग डाई एटम्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद आप डेस्मिट्स के बारे में ध्यान में रखो। डेस्मिट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एल्गी। सुनहरा शैवाल, सुनहरा शैवाल इसी को डेस्मिट बोलते हैं और ये क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं और ये प्रोटिस्ट है यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। डाइनोफ्लैजलेट्स के अंदर हम लोग बस गोनियोलैक्स के बारे में ये जानेंगे कि इनके कारण समुद्र का जल लाल हो जाता है। गोनियोलैक्स रेड डाइनोफ्लैजलेट। यूग्लेनॉइड्स के अंदर हम लोग यूग्लिना के बारे में जानेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जानेंगे और प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स एक ही चीज है। प्रोटोजोआ ये प्लूरल वर्ड है, प्रोटोजोन ये सिंगुलर वर्ड है और प्रोटोजोन्स भी हम लोग बोलते हैं प्लूरल के रूप में। तो प्रोटोजोआ के अंदर हम लोग अमीबा के बारे में जानेंगे, एंट अमीबा के बारे में, ट्रिप्नोसोमा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में और लिशमेनिया के बारे में। लिशमेनिया आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि इसके कारण कालाजर होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, ट्रिप्नोसोमा के कारण निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, एंट अमीबा के कारण अमीबिय पैचिस, अमीबिक डिजेंट्री या फिर अमीबियासिस। तो इन सब के बारे में हम लोग, इन सब के ऊपर हम लोग सवाल देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये सारे मेंबर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोटिस्टा जगत में शामिल नहीं है, प्रोटिस्टा जगत में शामिल नहीं है। यूग्लेनॉइड तो है, प्रोटोजोआ भी है, स्लाइम मोल्ड भी है, माइकोप्लाज्मा अगर आपको याद हो तो ये किंगडम मोनिडा के हैं यानी कि मोनिडन है। बताना है कि कौन इनकरेक्ट मैच्ड है। यूग्लेनॉइड के अंदर यूग्लिना आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा आते हैं, डाइनोफ्लैजलेट के अंदर गोनियोलैक्स आते हैं, क्राइसोफाइट के अंदर प्लाज्मोडियम ये तो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे। क्राइसोफाइट के अंदर हम लोगों ने डाई एटम्स और डेस्मिड ये आते हैं। तो डी है जो कि गलत मिलान है। डैश की कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। इनमें से किसके सेल वॉल में सिलिका होती है? ये है डाई एटम। ए हमारा राइट आंसर। डाई एटम के सेल वॉल में सिलिका होती है। डाई एटम्स के बारे में जानते हैं। ये देखो पिक्चर दिखाया गया है, ये सारे डाई एटम्स हैं। ये इतने बड़े आपको दिख रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से इसका पिक्चर लिया गया है और ये ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर। जो डाई एटम्स होते हैं आप देख सकते हो, सर्कुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं, तो वेरियस शेप्स के हो सकते हैं। डाई एटम्स के बारे में जो कि क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, तो डाई एटम्स के बारे में आप ध्यान में रखोगे, कभी आपसे पूछ दे कि किसकी सेल वॉल सोप बॉक्स यानी कि साबुनदानी जैसी होती है, तो आंसर होगा आपका डाई एटम्स। डाई एटम्स के जो सेल वॉल होते हैं वो सोप बॉक्स की तरह होते हैं। इनके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ सिलिका होती है। सिलिका होने के कारण ये होता है कि जब ये मर जाते हैं तो इसके सेल वॉल बहुत ही लंबे टाइम तक उस स्थान पर होते हैं जहां पर ये मरते हैं। यानी मान लो एक ऐसा स्थान है जहां बहुत सारे डाई एटम्स थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए, लेकिन उनके सेल वॉल के जो अवशेष होते हैं वो वहीं पर रहते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष तक रहते हैं, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसमें सिलिका होती है। और लाखों करोड़ वर्ष के बाद कोशिका भित्ति उस सेल वॉल के अवशेष को, रिमेन्स को कहा जाता है डाई एटमसियस अर्थ। ठीक है, डाई एटमसियस अर्थ यानी कि डाई एटम मृदा। और इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिश करने में, ऑयल हो गया, सिरप हो गया, इस सब के फिल्ट्रेशन में। ये होते हैं चीफ प्रोड्यूसर, समुद्रों में या फिर महासागरों में बोल सकते हो, समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? हम लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जो भी खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो सारे मैक्सिमम प्लांट से ही आते हैं। तो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं
फूड को प्रोड्यूस करते हैं सबके लिए, वैसे ही समुद्र के अंदर और सब जो जीव जंतु हैं उन सब के लिए ये फूड की तरह काम करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये चीफ प्रोड्यूसर है, समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, अधिकतर पादप प्लवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। देखो प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है, प्लैंक्टन्स का मतलब हो गया जीव जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। सागर महासागर के जो जल के जो सतह होते हैं, वाटर सरफेस होते हैं, उस पर फ्लोट करते हैं और इसी को कहा जाता है प्लैंक्टॉन्स। अगर ये जीव प्रकाश संश्लेषक है यानी कि फोटोसिंथेटिक है, तब इसमें प्रीफिक्स लग जाएगा फाइटो, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर ये फोटोसिंथेटिक है और वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। मान लो अगर ये फोटोसिंथेटिक नहीं है तब हम इसे बोलेंगे जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। रिप्रोडक्शन ये रात में करते हैं और अधिकतम द्विविखंडन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं एट नाइट। अब देखते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजलेट्स ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से पिगमेंट उसके सेल में ज़्यादा है। जिस कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा वैसा वो दिखने वाला है। लाल डाइनोफ्लैजलेट का आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स जिसके कारण समुद्र का जल लाल रंग का हो जाता है, यानी कि रेड टाइड। आपसे पूछ दे रेड टाइड का कारण क्या है, तो आंसर होगा गोनियोलैक्स के कारण। ये आप देख सकते हो, ये समुद्र का जल लाल है, ये आप देख सकते हो ब्लड के जैसा दिख रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, गोनियोलैक्स है, यानी कि डाइनोफ्लैजलेट्स हैं। और ये जो गोनियोलैक्स होते हैं ये टॉक्सिन भी बनाते हैं, ठीक है, टॉक्सिन भी बनाते हैं जिसके कारण समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु मर भी जाते हैं। समुद्र जल का लाल रंग डैश के कारण होता है, यानी कि रेड टाइड होता है, ये गोनियोलैक्स के कारण। अब देखते हैं यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना के बारे में। यूग्लिनॉइड्स के अंदर और भी मेंबर आ सकते हैं, और भी जीव आ सकते हैं, लेकिन मेनली हमें यूग्लिना के बारे में जानना है। यूग्लिना के बारे में एक चीज तो आप पहले से जानते हो कि ये पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के साथ मिलते हैं और बहुत सारे एनिमल के साथ मिलते हैं। ये ताजे और शांत जल में पाए जाते हैं। इनके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं, 2 कशाबिका होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, छोटा वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 होते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होती है। यूग्लिना के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल के जगह पर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन उसके जगह पर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो अगर सनलाइट है तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तब ये हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी यूग्लिना के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और सनलाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो आप पेड़ पौधे देखते हो अपने आंखों से, उनमें जो क्लोरोफिल होता है वही वाला क्लोरोफिल यूग्लिना के अंदर भी होता है। और जब सनलाइट नहीं हो तब ये परपोषी हो जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं। और ये जो पोषण को प्राप्त करते हैं ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कि जंतुएं प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना को लेते हैं, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, तब जाकर के इजेशन होता है। ये सारे ही होते हैं यूग्लिना के अंदर। तो यही सब रीजन है कि यूग्लिना को कहा जाता है कि ये प्लांट और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। यूग्लिना में उच्च पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह जंतुओं से मेल खाता है क्योंकि यह जंतुओं की तरह पोषण प्राप्त करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, यूग्लिना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। यूग्लिना के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। बाकी इसके अंदर जो भी आप सदस्य देखेंगे सब लैंगिक अलैंगिक दोनों करते हैं। अलैंगिक में आपको ध्यान में रखना है कि ये बाइनरी फिजन करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल। रेलवे में पूछा गया था लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स के बारे में आप ये जान लो। मान लो कोई जीव है, मैं कोई जीव बनाता हूं यहां पर, मान लो ये कोई जीव है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये करता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यानी कि अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। तो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन का मतलब ये हुआ
कि ये डिवाइड करेगा इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में, यानी कि ऐसे ऐसे दो जीव बन जाएंगे जनन करके, एक हो जाएगा लेफ्ट में और एक हो जाएगा राइट में, एक हो जाएगा लेफ्ट में और एक हो जाएगा राइट में, यानी ऐसे डिवाइड करेगा कि एक लेफ्ट में जाएगा और एक राइट में जाएगा। मतलब हम एक को लेफ्ट बोल सकते हैं और एक को राइट बोल सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप याद रख पाओगे। जब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा तो ये ऐसे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी फिजन है मतलब दो बनाएंगे, एक से दो हो जाएगा, तो एक को हम लेफ्ट बोल सकते हैं, एक को राइट बोल सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ, तब पता है ये कैसे डिवाइड करेगा? तब ऐसे, यानी एक को हम अप बोलेंगे और एक को डाउन बोलेंगे, एक जाएगा ऊपर और एक रहेगा नीचे। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ऐसे इस वाले प्लेन में ये डिवाइड किया तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, और इस वाले प्लेन में डिवाइड किया, ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल होगा तो एक लेफ्ट राइट में आएगा, और ट्रांसवर्स होगा तो अप डाउन में आएगा, ऊपर नीचे करके आएगा। हेड और टेल भी बोल सकते हैं, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यूग्लिना के बारे में ये सारे ही पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, इसके जगह पर प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। यूग्लिना फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर सनलाइट है तो, हेटरोट्रॉफिक होते हैं अगर सनलाइट नहीं है तो, और ये पादप और जंतु जगत के बीच की संयोजक करी है। तो डी हमारा राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी। अब है स्लाइम मोल्स के बारे में। स्लाइम मोल्स के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है रे बाबा, हम सब तो सेप्रोफिटिक होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होते हैं यानी कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में भी आप जानते हो सिम्बायोटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, ये होते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। यानी हेटरोट्रॉफिक के अंदर भी ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये स्लाइम मोल्स हैं। इसे कहा जाता है फंगस एनिमल्स, ठीक है। इसे कवक जंतु कहा जाता है। कारण क्या है कि ये ज्यादातर तो कवक के साथ मेल खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स के साथ भी ये मेल खाते हैं, इसलिए इसे फंगस एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। कवक और जंतु दोनों से मेल खाते हैं। ज्यादातर ये मेल खाते हैं फंजाई के साथ, कवक के साथ, और ये है प्रोटिस्टा जगत के मेंबर, इसीलिए इसे प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है। अपवंक कवक मोल्ड्स को हम लोग फफूंदी भी बोलते हैं, और एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड के जगह पर हिंदी में दे रखा है अपवंक कवक, इसलिए मैंने यहाँ पर अपवंक कवक लिखा है। तो अपवंक कवक डैश प्रोटिस्ट है। अपवंक कवक ये सिम्बायोटिक नहीं है, पैरासिटिक नहीं है, ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं, सेप्रोफिटिक है, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब हमारा लास्ट ग्रुप प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स। सबसे पहले ध्यान में रखो, जो प्रोटोजोन वर्ड है ये दिया गोल्डफस्ट ने प्रोटोजोन वर्ड दिया। लिवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। प्रोटोजोआ के स्टडी को हम लोग प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, और सारे के सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं ये सारे के सारे होते हैं परपोषी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोन्स को भी 4 ग्रुप्स के अंदर डाल दिया। पहला है अमीबॉइड यानी कि अमीबा के जैसे, जो भी प्रोटोजोन अमीबा के जैसे होंगे उसे अमीबॉइड कहा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा और एंट अमीबा। उसके बाद है फ्लैजलेटेड यानी जिसके पास फ्लैजला होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो लिशमेनिया के पास भी फ्लैजलम है और यहाँ ट्रिप्नोसोमा के पास भी फ्लैजलम है। तो ट्रिप्नोसोमा, लिशमेनिया ये फ्लैजलेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद है सिलिएटेड के अंदर पैरामीशियम आप यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, ऐसे बाल के जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे, ये सारे कहलाते हैं सीलिया। तो जिनके पास सीलिया है वो जिन प्रोटोजोन के पास सीलिया है वो सिलिएटेड है, और जिनके पास फ्लैजला है वो फ्लैजलेटेड है। जिनके पास ना तो सीलिया है ना ही फ्लैजला है वो हो गया स्पोरोजोन्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम, बेबेसिया, ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले समझते हैं अमीबा और एंट अमीबा के बारे में। अमीबा की खोज करी रोजनहॉफ ने, ठीक है। रोजनहॉफ इन्होंने अमीबा की खोज की
अमीबा के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति अमीबा में नहीं है। अमीबा बनाते हैं सीडोपोडिया, जिसे हम लोग कूटपाद बोलते हैं हिंदी में, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के मदद से ये चलते हैं, सीडोपोडिया के मदद से ये फूड को पकड़ते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं, या फिर बोल दो अपने शिकार को पकड़ते हैं। आप इस पिक्चर में देखो, ये है अमीबा का पिक्चर, यहाँ देखो ये है सीडोपोडिया और ये है एक फूड पार्टिकल्स आप मान सकते हो। तो ये सीडोपोडिया कुछ नहीं है, ये जो आप प्रोटोप्लाज्म देख रहे हो यही क्या होता है, थोड़ा सा खिंच जाता है। जब इसे फूड को पकड़ना होता है तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है और वही कहलाता है सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया यानी कि पैर, तो ये एक्चुअल में तो पैर नहीं है, ठीक है, तो झूठा पैर, कूटपाद है। तो ये प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, उसी को एक्सटेंड कर दिया है, तो इसे सीडोपोडिया कहते हैं। जनन के बारे में ध्यान में रखना है, रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। इनमें होता है बाइनरी फिजन, लेकिन यहाँ पर कोई प्लेन डिसाइड नहीं है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स प्लेन जो भी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, इस तरह का कोई प्लेन नहीं होता है। किसी भी प्लेन में ये डिवाइड कर सकता है। यह आप देख सकते हो, एक अमीबा 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, किसी भी तल से द्विखंडन कर सकता है। अब देखो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, मनुष्य की बड़ी आंत होती है, उसमें ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं। ये परजीवी है, तो ये हमारे बड़ी आंत में पाए जाते हैं जब हमें बीमारी होती है अमीबियासिस। अमीबियासिस बोल दो, या फिर इसी को अमीबिक डिजेंट्री बोलते हैं, या फिर इसी को अमीबिये पैचिस बोलते हैं। उसके बाद इसी की एक और जाति है, एंट अमीबा की एक और जाति है, एंट अमीबा ये जीनस हो गया। इसी के अंदर एक और जाति है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये भी परजीवी है और ये WBC से पोषण प्राप्त करते हैं। WBC जो हमारे बॉडी को डिफेंस करते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, इन सब से हमें बचाते हैं। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो इनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी WBC को डैमेज करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जब भी दांत या फिर मसूड़े में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, यानी जब भी पायरिया होती है, पायरिया आप जानते हो ये मसूड़ों की प्रॉब्लम है या फिर दांत की प्रॉब्लम बोल सकते हो। तो जब भी पायरिया होती है तो वैसे कंडीशन में पायरिया के जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, उनके साथ साथ एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये भी उसमें देखा जाता है। तो ये पायरिया की बीमारी को ये और भी बढ़ा देता है। पायरिया बीमारी इसके कारण नहीं होती, लेकिन पायरिया बीमारी को ये और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब है गलत कथन को चुनना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने दिया, प्रोटोजोआ की खोज लीवनहॉक ने की, ये सही है। प्रोटोजोआ प्राणियों के पुरातन संबंधी है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटोजोआ है ये संबंधी है एनिमल्स के जो पूर्वज है उनसे, उनके यानी जंतुओं के जो पूर्वज है उनके ये संबंधी है। सभी प्रोटोजोआ स्वपोषी होते हैं, ये तो नाइंसाफी है। एक भी प्रोटोजोआ स्वपोषी नहीं है, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक है, परपोषी है। निम्न में से किसकी खोज लीवनहॉक ने की? लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ की भी खोज की, RBC की भी खोज की। वायरस की खोज इन्होंने नहीं की, तो बी हमारा राइट आंसर। आप ही बता दो वायरस की खोज किसने की, ठीक है, ये बताओ वायरस की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए वायरस की खोज किसने की। सभी प्रोटोजोआ डैश होते हैं, सभी प्रोटोजोआ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, तो बी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन एक प्रोटोजोआ नहीं है? प्रोटोजोआ के अंदर हम लोगों ने ट्रिप्नोसोमा देखा, अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, डेस्मिड ये काइसोफाइट है। प्रोटोजोआ के प्रकार और उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत कथन चुने। अमीबीय प्रोटोजोआ यानी कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ जिसके पास सीलिया है, पैरामीशियम एग्जाम्पल हो गया इसका। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिसके पास फ्लैजला है, ट्रिप्नोसोमा हो गया इसका एग्जाम्पल। स्पोरोजोआ के अंदर हम लोगों ने देखा था बेबेसिया और प्लाज्मोडियम। यूग्लिना नहीं होगा, यूग्लिना तो यूग्लोनॉइड के अंदर हो गया, ये तो एक अलग मेंबर है, तो डी हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। फ्लैजिलेटेड के अंदर ट्रिप्नोसोमा और लिशमेनिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, इसी को निद्रा रोग बोलते हैं। निद्रा रोग इसको बोलते हैं। ये जो ट्रिप्नोसोमा होते हैं ये मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं, यानी जब ये बीमारी होती है तब ये जो प्रोटोजोन्स है ये ब्लड में देखा जाता है। इस प्रोटोजोन्स को अपने साथ लेकर के उड़ती है मक्खी, और उस मक्खी को कहा जाता है सीसी मक्खी, यानी सीसी मक्खी जो होती है वो अपने साथ इसको लेकर के उड़ती है।
अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। इनमें भी क्या होगा, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन होगा। यानी मान लो ये एक लिशमेनिया है तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में। यानी कि ये एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, एक लेफ्ट और एक राइट। ये मत समझना कि ये मतलब आधा आधा बट गए, यहाँ जनन हो रहा है। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी कि ये मल्टीप्लाई होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में। तो एक को आप लेफ्ट बोल सकते हो, एक को आप राइट बोल सकते हो, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये हो गया ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद है लिशमेनिया, जिसके कारण कालाजर बीमारी होती है, ठीक है। कालाजर बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनमें भी होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम, बेबेसिया आते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बातें आप ऑलरेडी जानते हो। ये मलेरिया परिजीवी है, यानी कि मलेरिया बीमारी इसके कारण होती है। इस प्रोटोजोन को अपने साथ लेकर के उड़ती है मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है मल्टीपल फिजन। मलेरिया जो टर्म है ये किसने दिया, मलेरिया टर्म दिया मुक्कोलक नाम के वैज्ञानिक ने। मलेरिया ये प्रोटोजोन के कारण होती है। नाम है पूरा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी प्लाज्मोडियम के अंदर एक जाति है वाइवैक्स, इसके कारण ये मलेरिया बीमारी होती है। और ये बात सबसे पहले कही लेवरेन ने। मलेरिया शब्द दिया मुक्कोलक ने, मलेरिया प्रोटोजोन के कारण होती है ये कहा लेवरेन ने। और मलेरिया परिजीवी ये मादा एनोफ्लीज मच्छर है ऐसा कहा रोनाल्ड रोस ने। मलेरिया परिजीवी का जो वाहक है ये मादा एनोफ्लीज मच्छर है ये कहा रोनाल्ड रॉस ने। तो ये तीनों वैज्ञानिक के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब है बेबेसिया। बेबेसिया जो प्रोटोजोआ है ये जानवरों में बीमारी उत्पन्न करते हैं और ये बीमारी का नाम है टेक्सास कैटल फीवर, या इसी को रेड वाटर फीवर या इसी को हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर कहा जाता है। ये होते हैं जानवरों के अंदर, यानी मनुष्य को छोड़ करके जो जानवर है उनमें ये बीमारी देखी जाती है। लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम, लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम ये क्या है, लिशमेनिया और प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ है। सी हमारा राइट आंसर। अमीबा डैश की सहायता से अपने भोजन या शिकार पकड़ते हैं। अमीबा सीडोपोडिया के माध्यम से अपने भोजन को पकड़ते हैं और चलते भी हैं। लोकोमोशन के लिए भी सीडोपोडिया और प्रे को कैप्चर करने के लिए या फिर फूड को कैप्चर करने के लिए भी सीडोपोडिया। यूग्लिना के संबंध में गलत कथन चुने। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये भी सही है, यानी कि सनलाइट हो तो फोटोसिंथेटिक, नहीं है तो हेटरोट्रॉफिक। यह लैंगिक जनन करता है, यह गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। यह लैंगिक जनन नहीं करता है, यह अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक करता है, अलैंगिक जनन करता है, ये सही है। अमीबा की खोज किसने की, अमीबा की खोज की रोजनहॉफ ने, तो सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है, यानी सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। डैस्मिड फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, गोनियोलैक्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, रेड टाइड जिसके कारण होता है। सी हमारा राइट आंसर। स्लाइम मोल्ड ये सेप्रोफिटिक होते हैं। डाइएटम्स होते हैं, जो डाइएटम्स होते हैं वो क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं और ये होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, यानी कि ये है प्रोटिस्ट। डैश की कोशिका भित्ति में म्यूरिन नहीं पाया जाता। म्यूरिन जिसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, हम लोगों ने जाना था। पेप्टिडोग्लाइकन साइनोबैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं नॉस्टॉक। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर भी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी होती है। डाई एटम में आपने जाना था कि इसके सेल वॉल में सिलिका होती है, सेल्यूलोज के साथ सिलिका होती है। स्लाइम मोल्ड संबंधित है। अब यहाँ स्लाइम मोल्ड, जैसे ही मोल्ड देखोगे हो सकता है आप जल्दबाजी में फंजाई को टिक मार दोगे, कवक को, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं यूग्लिना, डाइनोफ्लैजलेट जिसका एग्जाम्पल था गोनियोलैक्स। डाइनोफ्लैजलेट का मतलब होता है, देखो डाइनो का मतलब दो और फ्लैजलेट का मतलब फ्लैजला, जिसके पास दो फ्लैजला है। तो सारे डाइनोफ्लैजलेट्स के पास दो फ्लैजला होते हैं। उसके बाद है ईस्ट यानी कि खमीर। तो ये जो खमीर है ये फंजाई, किंगडम फंजाई के मेंबर है। अमीबा
प्रोटिस्ट है, पैरामीशियम भी है, हाइड्रा ये आपको मिल जाएगा एनिमल किंगडम में। अमीबा, पैरामीशियम यहाँ भी है। मशरूम ये भी मिल जाएगा आपको फंजाई में। अमीबा, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट, तो डी हमारा राइट आंसर। अब हमारा एक है सिलिएटेड जिसके अंदर है पैरामीशियम, ये आप देख सकते हो सिलिया, ठीक है। ये इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं, पाल जैसी जो संरचनाएं हैं, ये है सिलिया। तो ये कुछ नहीं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इसी का ये आउटग्रोथ होता है। इसकी खोज की वैज्ञानिक हिलेन ने। कभी आपसे पूछे चप्पल के आकार की कौन सी जीव होती है, तब हमारा आंसर होगा पैरामीशियम। चप्पल के आकार की या फिर जूते की सोल की, यानी कि सोल ऑफ द शू, या फिर स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पैरामीशियम होते हैं। आप देख सकते हो जो चप्पल होते हैं वो कुछ ऐसा ही दिखते हैं, या फिर जूते की जो सोल होती है ये ऐसी तो होती है, इसी शेप की तो होती है। तो ये है पैरामीशियम। इनमें जनन कैसा होगा, यहां देखो आया ट्रांसवर्स, ठीक है, यहां क्या आया ट्रांसवर्स। पैरामीशियम एक क्या है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, सी हमारा राइट आंसर। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, मलेरिया परजीवी की खोज की लेवरेन ने, तो ए हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसमें द्विविखंडन नहीं देखा जाता है, तो ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते हो पहले से ही कि ये बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब है इनमें से किसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। तो यूग्लिना के बारे में हम लोगों ने जाना, लॉन्गिट्यूडनल होता है इसमें। अमीबा के बारे में किसी भी प्लेन से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। हाइड्रा के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ये मुकुलन विधि द्वारा, पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना कि ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या फिर हिस्टोलाइटिका बोल दो, आपकी मर्जी। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मनुष्य के आंत में जब होती है अमीबीय पैचिस, तब ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो पैरासाइट है ये पाए जाते हैं। चप्पल के आकार के होते हैं, पैरामीशियम चप्पल के आकार के होते हैं। दांतों या मसूड़ों में पायरिया बीमारी उत्पन्न करता है। पायरिया बीमारी के बारे में हम लोगों ने जाना कि पायरिया बीमारी को बढ़ाने का काम करता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, यानी कि पायरिया बीमारी को वो ठीक नहीं होने देगा। लेकिन पायरिया बीमारी जो होती है ये होती है ट्राइकोमोनास के कारण, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर, ट्राइकोमोनास। लिशमेनिया के कारण काला जर, ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग, और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया। ट्राइकोमोनास ये भी प्रोटोजोन है और इसके कारण होता है पायरिया। निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सिफिलिस भी एसटीडी है लेकिन ये बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स तो एसटीडी है ही लेकिन ये वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लेकिन ये भी वायरल डिजीज है। ट्रिक बोल दो या फिर ट्राइकोमोनियासिस बोल दो, ये प्रोटोजोन के कारण होता है और इसका भी जो पैथोजन है वो है ट्राइकोमोनास। जो पायरिया का है वही इसका है, दोनों का ट्राइकोमोनास है। लेकिन पायरिया ये अलग जाति करते हैं बीमारी और ये अलग जाति बीमारी उत्पन्न करते हैं। ट्राइकोमोनास एक वंश है जिसके अंदर अलग अलग जातियां आएंगी। तो एक जाति जो पायरिया बीमारी उत्पन्न दे रहा है, पायरिया बीमारी को जन्म दे रहा है, और दूसरा ट्रिक बीमारी को या फिर इसी को बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, यौन संचारित रोग को जन्म दे रहा है। इनमें से कौन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, यह है यूग्लिना, बी हमारा राइट आंसर। जानवरों में लाल पानी बुखार यानी कि रेड वाटर फीवर इनमें से होता है किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ बेबेसिया। निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी नहीं है, अमीबिक डिजेंट्री यानी कि अमीबी पैचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कालाजर, लिशमेनिया, निद्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा, हेपेटाइटिस बी, वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, तो डी हमारा राइट आंसर। कूटपाद पाया जाता है, सीडोपोडिया पाया जाता है। सीडोपोडिया अभी आपने जाना कि ये अमीबा के पास है, अमीबा बनाते हैं सीडोपोडिया, लेकिन यहाँ पर अमीबा नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ल्यूकोसाइट हो जाएगा यानी कि WBC। उसे भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको मारने के लिए, उनको एनगल्फ करने के लिए
ये सीडोपोडिया बनाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एकमात्र सेल जिसके पास फ्लैजिला है वो है स्पर्म। एकमात्र कोशिका जिसके पास कशाभिका है वो है स्पर्म। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी के वाहक है? मलेरिया परजीवी के वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर, तो सी हमारा राइट आंसर। प्लवक वो जीव है, प्लैंक्टन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, प्लैंक्टन्स ये वो जीव है जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस है तब इसे कहा जाएगा फाइटो प्लैंक्टन्स। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तब इसे कहा जाएगा जू प्लैंक्टन्स। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये स्लाइड बना दिया है। हम लोगों ने देखा प्रोटिस्ट के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ हेटेरोट्रॉफिक है। फोटोसिंथेटिक के अंदर डाइएटम्स, डेस्मिट जो कि क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स और यूग्लिना सनलाइट के प्रेजेंस में। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर स्लाइमोल्ड्स को देखा, प्रोटोजोन को देखा। स्लाइमोल्ड जो कि सिर्फ सेप्रोफिटिक होते हैं। प्रोटोजोआ ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। यूग्लिना अगर सनलाइट नहीं हो तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, यानी कि यूग्लिना यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए ये मेसोट्रॉफिक होते हैं। यूग्लिना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, केवल एसेक्सुअल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 4 है ये समाप्त होता है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में 220 सवाल करेंगे। फंजाई, किंगडम फंजाई के ऊपर भी एमसीक्यूज ऑलरेडी रेडी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मुझे बस अब पीपीटी बनाना है और उसके बाद वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट 5 में और करते हैं इस चैप्टर को समाप्त।